हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 ईस्वी में लगाया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थॉमस पेन ने। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी। यह एक प्रसिद्ध पेम्फलेट है जो 10 जनवरी 1776 को प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1789 में। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें 27 बार संशोधन किया गया है। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति का। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई और एक दशक तक चली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास तथा मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समाजवाद का। नाजीवाद उदार लोकतंत्र, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयता जैसे सिद्धांतों का विरोधी था। नाजीवाद ने एक निरंकुश शासन स्थापित करने और आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार का समर्थन किया। नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर था। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फासीवाद का। मुसोलिनी फासीवाद का प्रवर्तक था। इसने इटली में नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना और नेतृत्व किया। फासीवाद एक तानाशाही राष्ट्रवाद और सैनिकवाद पर आधारित राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को महत्व नहीं देती है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध करीब 4 वर्षों तक चला। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में केंद्रीय शक्तियों और मित्र देश की सेनाओं ने एक दूसरे से युद्ध किया था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य प्रमुख देश थे जिन्होंने केंद्रीय शक्तियों का गठन किया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, अमेरिका जैसी शक्तियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, 1774 में राजाओं के बुर्बो परिवार के डैश फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुई 16वां। 1774 ईस्वी में राजाओं के बुर्बो परिवार के लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। यह 20 वर्ष के थे और उनका विवाह ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था।
यह फ्रांस के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आमतौर पर कौन सा सच नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित किया। ये सही नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं। पनडुब्बियां और खदानें युद्धपोतों को धमकाने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। काफिले अंततः पनडुब्बियों के खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव साबित हुए। युद्ध के दौरान सतही जहाज़ों के बीच महान समुद्री युद्ध अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया, बल्कि नाकाबंदी को लागू करने और मित्र राष्ट्रों को जीत में योगदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पलामू की। झारखंड प्रांत के पलामू क्षेत्र में चेरो जनजाति पाई जाती है। चेरो ने अंग्रेजों के शोषण करने की प्रवृत्ति के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा। जोन्स ने चेरो को पराजित कर दिया तथा 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है, जिसके अंतर्गत एशिया में स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका में पंपास प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स प्रदेश आते हैं। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जबरन विस्थापन और श्रम शोषण। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत ने आदिवासी समुदाय पर कई प्रकार के प्रभाव डाले। सबसे प्रमुख प्रभाव आदिवासी समुदाय को अपनी भूमि से विस्थापित होना पड़ा और उन्हें चाय बागानों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से उनका जबरन विस्थापन और श्रम शोषण हुआ। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची। मुंडा विद्रोह सन 1899 से 1900 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और छोटा नागपुर पठार में स्थानीय जमींदारों के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान का अर्थ है महान विद्रोह या महान उथल पुथल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार में एक आदिवासी विद्रोह था, जो 1899 और 1900 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तिलहन फसलों के अंतर्गत मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि में एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। रोपण कृषि, जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख प्रणाली है, यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़ आदि पौधे लगाए। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में। राष्ट्रसंघ, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लीग में शामिल नहीं हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को स्थापित लीग ऑफ नेशंस में संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य देशों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविदा। संविदा के माध्यम से लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए गए। संविदा के माध्यम से लीग ने सभी निकायों के साथ एक कानूनी समझौता किया, जिसका अर्थ है कि सभी पक्षों के बीच एक औपचारिक करार। इस समझौते में लीग ने सभी निकायों के साथ कुछ शर्तों और नियमों पर सहमति व्यक्त की होगी, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे। अगला प्रश्न है, यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता थी। उदारवाद का मानना था कि सामाजिक स्थिति, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते। बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे क्योंकि प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते। नेपोलियन संहिता ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, जो शासन के संचालन में सुधार करता था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना वर्ष 1919 में पारित किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला थी, जो 1919 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। सन 1909 में महात्मा गांधी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी की जहाज में यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1923 को। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस दल ने
भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया। अगला प्रश्न है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुमंजिली इमारत। बम्बई की चाल एक प्रकार की बहुमंजिली इमारत थी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया। यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में है। मराठा के अलावा तिलक ने केसरी नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन मराठी भाषा में किया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीकों के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे। अगला प्रश्न है, विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्त निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हस्त निर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गया। विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्त निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे क्योंकि हस्त निर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गया। हस्त निर्मित उत्पादन बेहतर ढंग से तैयार किए गए थे। ये कार्यशाला के रूप में बनाए गए थे और सावधानी से डिजाइन किए गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। विश्व का प्रथम औद्योगिक देश ग्रेट ब्रिटेन था। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता था क्योंकि श्रमिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके घरों में काम करते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्री, जो मुख्य रूप से शास्त्रीय उदारवादी या लेजेस फेयर अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, ने तर्क दिया कि व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अर्थव्यवस्था अधिक कुशलता से काम करेगी और समृद्धि बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 देशों को। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लंबी है। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेटर झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। लोनार झील दक्कन पठार पर स्थित एक वेटलैंड है।
यह आकार में लगभग गोलाकार है, जो बेसाल्ट आधार पर उल्का पिंड के प्रभाव से बना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं का वर्णन एक मौसम विज्ञानी की दृष्टि से किया है। अगला प्रश्न है, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या 18 है। भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सिनकोना के वृक्ष से कुनैन दवा को बनाया जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊबड़ खाबड़ उच्चावच एवं विपरीत जलवायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होते हुए यह भड़ौच के दक्षिणी भाग से एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, जबकि मणिपुर राज्य म्यांमार से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल और तिब्बत। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल हिमालय प्रदेश में हिमालय की तीनों श्रेणियां उपस्थित हैं। यहाँ महान हिमालय श्रेणी पर विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकालू, इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई 8,075 मीटर है। गोसाईनाथ, इसकी ऊंचाई 8,014 मीटर है तथा धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8,168 मीटर है स्थित है। अगला प्रश्न है, मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंश। मानचित्र की दूरी को मापनी में अंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैमाने का विवरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रैखिक पैमाना।
रैखिक पैमाना एक पैमाने का विवरण है। मानचित्रों पर मापनी प्रदर्शित करने की 3 विधियां होती हैं: साधारण कथन, निरूपक विधि और आलेखी विधि। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंड। राजस्थान राज्य सौर और विंड ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।